खड़े होकर बात करते वहाँ चलिए पूछते हैं आगे। नमस्कार, मैं विवेक सिंह, आप देखना शुरू कर दिए हैं आवाज़ न्यूज़ सच के तहत। अभी हम जहाँ मौजूद हैं यह दिल्ली यूनिवर्सिटी के एरिया है, जिसे अरावली पर्वत पहले होते थे, अभी भी है। अरावली श्रृंखला के ही अंतर आती है, जो जहाँ आप देखते हैं गुजरात, राजस्थान, हरियाणा के पार्ट्स आते हैं, उसमें दिल्ली का भी पार्ट्स है। दिल्ली का अरावली क्षेत्र अब मात्र 2000 एकड़ में ही सीमित हो गई है। जो पहले जितने देखें, अभी नई दिल्ली डेवलप हुई है, पहले सारे के सारे अरावली श्रृंखला में ही आती थी। अब इसके बारे में जानेंगे, और यहाँ के बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं ड्यू के, जो यहाँ पे रिसर्च करते हैं, उनसे बात करेंगे और आप तक पहुँचाएँगे से इसकी क्या विशेषताएँ रही है, और इसमें क्या चीज़ें पाए जाते हैं, क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण योगदान है नेचर के लिए, इसके बारे में बात करेंगे। हम लोग अरावली के एक अंतिम छोर पे आए हैं, जहाँ पे डॉक्टर AK सर जी हैं, आदित्य सर भी हैं। इन लोगों के अरावली के बारे में जानेंगे, इस वन के बारे में जो लुप्त होते जा रही है, इस अरावली पर्वत, अरावली श्रृंखला, अरावली वन भी बोल सकते हैं आप। और इनसे जानेंगे से हाँ, इसके नेचर में कितने योगदान है, और क्या दिल्ली को बदलते स्वरूप को, क्या इससे कितना प्रभाव पड़ रहा है, लोगों के जीवन पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, ये सर से हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इसके बारे में हमारे पास भी बहुत सीमित नॉलेज है। कहने का मतलब हमारे पास नॉलेज ही नहीं है, तो ये सारे नॉलेज सर के थ्रू हम आप तक पहुंचाएंगे, सर से जानेंगे। सर, आपका आवाज़ न्यूज़ में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर AK सिंह, साइंटिस्ट इंचार्ज, कमला नेहरू रिज। ये नॉर्दर्न रिज है। आप सब जानते हैं कि पर्वत श्रृंखलाएँ जो दिल्ली में हैं अरावली की, उनको 4 टुकड़ों में बांटा गया है: नॉर्दर्न रिज, सेंट्रल रिज, साउथ सेंट्रल एंड सदर्न रिज। तो नॉर्दर्न रिज को कमला नेहरू रिज भी कहते हैं। यहाँ पर जो एरिया फॉरेस्ट का बचा हुआ है वो रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया है, और इसमें 70% कीकर हैं। हम इसमें फॉरेस्ट इनरिचमेंट का काम कर रहे हैं, जो बायोडाइवर्सिटी को इन्हेंस करेगा। प्लस जितना भी रेन वाटर होता है उसको हम ज़मीन में हार्वेस्ट करते हैं, ताकि ज़मीन का वाटर लेवल इंक्रीज हो और हमें साल भर पानी मिलता रहे। अच्छा सर, आपका इस फील्ड में मतलब कार्य क्षेत्र क्या है? मैं बेसिकली बॉटनिस्ट हूँ। हम लोग दिल्ली में बायोडाइवर्सिटी पार्क प्रोग्राम लेकर के आए हैं, जो हमारे माननीय प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर CR बाबू, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं। उनका प्रोजेक्ट है ये। दिल्ली में आज 7 बायोडाइवर्सिटी पार्क बन रहे हैं, जो इन्वायरमेंट को सपोर्ट करते हैं। सर, आप अपने कार्य क्षेत्र के बारे में बताइए। ओके, सो मैं वैसे ऑर्थोनॉलजिस्ट हूँ। मैं मतलब पक्षियों के ऊपर ज़्यादा काम करता हूँ, और मैं यहाँ पे करीबन मुझे 6 साल हो गए इनके साथ मतलब काम करते हैं। 6 सालों से आपका मतलब इसमें योगदान रहा है। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे आप अपने योगदान देकर आपको कैसा महसूस होता है? ऐसे एक सोसाइटी के लिए ऐसा काम करते हैं जो सभी के लिए, चाहे जीव जंतु हो या मनुष्य हो, सभी को मतलब इससे लाभ पहुँचता है, तो आपको कैसा महसूस होता है? मुझे तो बहुत अच्छा, क्योंकि मैं बचपन से ही मतलब पर्यावरण के ऊपर मेरा शौक़ रहा है कि मैं इसमें कुछ करूँ, योगदान दूँ। और जो बचपन से ही मतलब नेट जियो, डिस्कवरी चैनल को देखते हुए बड़ा हुआ हूँ, तो मेरा था कि मैं इसी फील्ड में काम करूँ। तो मेरे मतलब ज्योग्राफी ऑनर से मतलब ग्रेजुएट हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया से। फिर मैंने AUD अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स करी है इन्वायरमेंट में, और तब से फिर मैं इसी फील्ड में जुड़ा हुआ हूँ। अलग अलग पहले NGOs के साथ काम किया है, फिर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मैंने काम किया है, और अभी यहाँ पे अपना योगदान दे रहा हूँ कि कैसे हम यहाँ पे ऐसी चीज़ें करें कि जो ना कि इंसानों के लिए, बट जीव जंतु, पक्षी हो गए, हमारे बटरफ्लाइज हो गई, उस पर हम काम कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इन्वायरमेंट में बहुत सारे आप रिसर्च किए हैं, तो आप मनुष्य के क्या करना चाहिए जिससे मतलब आपको नेचर भी बचा रहे, रिसाइकिल चैन भी बना रहे, जो सभी चीज़ें, तो मतलब एक जो बेसिक चीज़ें हैं जो हर एक मनुष्य को अपनानी चाहिए, वो क्या हो सकती है? कि एक तो हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं हम सोच के करें, कि जैसे हम अगर किसी भी तरीके से उसको बचा सके और उसमें हेल्प करें, ताकि वो जुड़ती रहें। कि अगर हम घर में ही पौधे लगा रहे हैं तो हम ऐसे पौधे लगाएं जो उस एरिया के अंदर यूज़फुल हो, कि उनको तितलियाँ इस्तेमाल कर सकें या फिर पक्षी इस्तेमाल कर सकें, हम वैसे पौधे घर में लगाएं। ठीक है, फिर जितना हो सके उतना कूड़ा हम कम करें, क्योंकि आधी बार क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर बड़ी समस्या ये है कि हम कहीं भी कूड़ा फेंक देते हैं। तो आप दिल्ली के अंदर जितने ही पार्कों में जाओगे तो सबसे बड़ी समस्या कूड़े की है। और दूसरा है कि
अभी जैसे यहाँ की बड़ी समस्या है कि हम यहाँ पे बंदर की काफ़ी ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन है, तो हम उसको और भी खाना दिए जा रहे हैं और हम धर्म से जोड़ रहे हैं। अच्छा, ठीक ये है, तो बंदरों उससे की संख्या जैसे बढ़ रही है, तो इससे नुकसान क्या क्या हो सकता है, आप मतलब नहीं, हमारे सबसे व्यूअर्स बड़ी को बताएं, हाँ, क्योंकि सबसे बड़ी बहुत धर्म को जोड़कर और कहीं ना कहीं इनको धर्म से रिलेट करके इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इनसे फायदे तो हम धर्म के रूप में देख रहे हैं, लेकिन अगर साइंटिफिक रूप से या नेचर के रूप में अगर नुकसान की बात करें तो क्या क्या है? नहीं, वैसे धर्म से जोड़ने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम इनके अंदर बीमारियाँ जो हमसे ट्रांसफ़र होती हैं इनके अंदर, जी सर। और फिर वही आगे विकृत रूप लेके इंसानों को भी हार्म करती है। तो एक तो हम इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं क्योंकि हम अपने हाथों से इनको खाना देते हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इनके साथ बढ़ती रही हैं और समय के साथ जैसे टीबी की बीमारी हो गई, अस्थमा हो गया, ठीक है, तो वो इनके अंदर अब जो पहले नहीं दिखती थी वो दिख रही हैं। और जो इनका चक्र है लाइफ का वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो जो अगर बंदर जंगल में आप देखेंगे उनकी खाने की हैबिटेट ज़्यादा उनकी अलग है, उनका जो निर्भरता है वो जंगल पे ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो इंसान उनको रोज़ मतलब सुबह केले खिला रहे हैं, चने खिला रहे हैं, मूंगफली खिला रहे हैं, जो जंगल में आम तौर पे मिलते नहीं है चीज़ें। क्योंकि वहाँ पे अब जब हमने कोरोना के अंदर ये देखा है कि यहाँ पे जो अलग अलग जो नेटिव ट्री या फिर जो वही पेड़ जो सिर्फ अरावली हिल रेंजेस के अंदर मिलते हैं, उनकी निर्भरता बढ़ गई थी उस टाइम पे। क्योंकि हम बीच में आना मतलब हमने नहीं हमने तो यहाँ काफ़ी लोगों ने बंद किया, लेकिन हमारे स्टाफ तब भी वीक में 2 बार यहाँ पे आते थे, फिर 3 वीक में 3 दिन हमारा हुआ शिफ्ट। तो हमने इनको ये बहुत एक बेसिक स्टडी तो हमने करनी स्टार्ट करी, डाटा कलेक्ट किया हमने, तो ये देखा कि जो इनकी निर्भरता भी बाहर कोई भी नहीं था उस टाइम पे। वो 70 दिनों में कोई भी यहाँ पे अभी आप 20-30 रेहड़ियाँ देखोगे केलों की, तो उस टाइम एक भी रेहड़ी नहीं थी केलों की, तो कोई इनको फीड करने या खिलाने नहीं आया। तो उस टाइम पे इनको यह कि इनका जो एरिया तो बढ़ गया कि इनके ग्रुप छोटे हो गए, ये बाहर निकलना इन्होंने शुरू किया। और यहाँ पे जो पेड़ हैं, यहाँ पे जो नेटिव ट्रीज़ हैं, उनके ऊपर इनकी निर्भरता बढ़ गई कि उनके इन्होंने पत्ते वत्ते खाने स्टार्ट किए। जैसे अभी हम बांस के ऊपर नुकसान करना स्टार्ट। नुकसान नहीं, नुकसान तब होता है कि आप किसी चीज़ को बिल्कुल ही ख़त्म कर दो। लेकिन आप जैसे इंसान है जो उसको अगर सस्टेनेबल वे में या फिर ऐसे तरीके से जिससे वो ख़राब भी ना हो और वो चलता भी रहे लंबे समय तक, तो उन्होंने पत्ते खाना नुकसान नहीं होगा, तो वो दोबारा रीजनरेट करें। मेरा कहने का मतलब अगर बाहर से खाना नहीं मिलता है तो इन लोगों ने हो सकता है उत्पाद मचाना शुरू कर दें। देखेंगे तो वो पीछे कुछ कर रहा है या उसके पत्ते तोड़ेगा, उस पर से कीड़े निकाल के वो खा सकते हैं। तो ये जो बिहेवियर तो ये बहुत कम हो जाता है इस टाइम पे क्योंकि इनको खाना बाहर से मिल रहा है। लेकिन जब ये जंगल के अंदर रहेंगे तो इनकी निर्भरता बढ़ जाती है। तो वो हमने जो इनका जो आपको पर्यावरण मिलेगा ना प्राकृतिक रूप से, वो हमने बहुत ज़्यादा इन छेड़ाखानी कर दी है अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके। वन के बारे में बताएं, दिल्ली के लोग इसको कैसे बचा सकते हैं, इसमें क्या क्या योगदान दे सकते हैं? अगर घर पे अगर किसी चीज़ को प्रयोग कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो इन्वायरमेंट कैसे सेफ रह सकता है दिल्ली जैसे शहरों में? इस पर आप कुछ अपना टिप्पणी दें। देखिए, सफाई सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जितना भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज करते हैं वो हमारे डिकम्पोजर्स को ख़त्म कर देता है। तो एक तो इंसेक्टिसाइड कम यूज करें लोग, और पेस्टिसाइड भी कम यूज करें, क्योंकि ये पेस्ट वगैरह होते हैं जो हमारे कचरे को डिकम्पोज करके खाद बना देते हैं। इस जो आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, इसी चीज़ को हिंदी में बताएं, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हमारे हैं वो इंग्लिश समझ नहीं पाते हैं। हमारे चैनल जो है कहीं ना कहीं सभी लोगों को टारगेट करते हैं, तो एकदम लोकल लैंग्वेज अगर बताना चाहें तो सर आपकी मेहरबानी होगी। देखिए, कीड़ा मारने की दवाएं लोग जितना ज़्यादा यूज करेंगे वो किसी न किसी रूप में हमारे शरीर में जाएगी, चाहे वो फ्यूम्स के थ्रू जाए, मतलब सांस लेने के द्वारा जाए, या हमारे भोजन में शामिल होकर के जाए। तो हमें एक तो वो इंसेक्टिसाइड या जो भी कीड़े मारने की दवाएं हैं कम से कम यूज करनी। दिल्ली में अरावली करीब 8000 हेक्टेयर का एरिया है, और वो एरिया अर्बनाइजेशन की वजह से फ्रेगमेंटेड हो गया, टुकड़ों टुकड़ों में बट गया है। क्योंकि कहीं से जो है वो सिटी रोड निकल रही है या कोई रास्ता निकल गया है कि किसी ने कब्जा करके मकान बना लिया है। तो हमारे पास जो नॉर्दर्न रीच का एरिया है वो करीब 200 एकड़ का है, और ये एक पुराना जंगल है जिसमें कि आप देखेंगे कि कीकर सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा भी बहुत सारे बहुत काम के पेड़ हैं जो हमारे पशु पक्षियों को और जानवरों को चारे के लिए काम आते हैं। तो जानवरों के नाम पे तो यहाँ खाली बंदर हैं, वो भी इसलिए कि लोग इनको खाना खिलाते हैं, और जिनके घरों में कुत्ते नहीं संभलते वो कुत्ते भी लाके लोग यहीं छोड़ जाते हैं। तो कुत्ते और बंदर आपको बहुतायत से मिलेंगे। आजकल लॉकडाउन की वजह से कुछ सूअर पालने वालों ने अपने सूअर भी इस जंगल में छोड़ दिए हैं,
तो वो भी यहाँ बड़े आराम से रह पाते हैं। हमारा एक एरिया है सब्जी मंडी का, उसमें लोग गायें छोड़ देते हैं, तो वो हमारी हरियाली को धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। तो बचाने के लिए तो ये है कि जिस प्लांट को आप लगाएं उसको बड़ा होने तक पोसें भी, क्योंकि तभी तो हमें ऑक्सीजन भी मिल पाएगी और ये पेड़ जो है पानी को ज़मीन में खींचने का भी काम करते हैं, और इंसान को जीवित रहने के लिए पानी और हवा दोनों ही चाहिए। तो ये इन्हीं पेड़ों के माध्यम से आएगा। सर ये 200 एकड़ की अभी आपने क्षेत्र बताया था, एरिया बताया था, ये पहले था या अभी 200 एकड़ में सीमित हो चुका है? 200 एकड़ में सीमित हो चुका है, पहले तो बहुत बड़ा था ये। सर पहले का कोई अंदाज़ा लगा सके तो कितना? वो अंदाज़ा जो भी है सब वो अंग्रेज़ों के आने के बाद कुछ कब्जे हुए, कुछ लोगों ने रिज एरिया में कवर कर लिया, कुछ है। यहाँ ब्रिटिश के बनाए हुए वो भी बहुत सारे चीज़ है, उस पर थोड़ा आप नज़र डालेंगे? नहीं, हमारे रिज एरिया में करीब 7 मॉन्यूमेंट्स हैं, जिसमें से फ्लैग स्टॉप, म्यूटनी मेमोरियल, चौबुर्जी टावर और पीर गायब और एक ऐतिहासिक बावड़ी भी है। तो ये ख़ास है जो लोगों ने अपने सुविधा अनुसार इनको बनाया था, और वो इतिहास में बहुत महत्व भी रखते हैं। 1857 की लड़ाई में जो भी कैजुअल्टी हुई थी, लोगों ने लाके इसमें डंप कर दिया था। ये एक अरावली का डिप्रेशन है। मतलब ये खूनी झील जो 1857 में वहाँ पे विद्रोह हुए थे, तो इसमें सारे मतलब जितने भी लाशें कह सकते हैं कैजुअल्टी हुई थी, सारी लोगों ने इसमें डाल दी थी। इसका पानी लाल हो गया था, तब से इसका नाम खूनी झील है। अच्छा, पहले भी मतलब क्या इतना ही इसका क्षेत्रफल था या अब हाँ, कम हो गया? ये वही था, क्षेत्रफल वही है, लेकिन सब काफ़ी डीप है ये। अच्छा, तो लोगों ने काफ़ी इसमें लाश वगैरह डाली थी। इस पे खूनी झील इसका नाम उसी समय पड़ा जब यहाँ पे पानी लाल हो गया, तो लोगों ने इसका नाम खूनी झील रख दिया। और उसके बाद आज़ादी के बाद बहुत सारे लोग जो अपने जीवन से दुखी थे वो आगे सुसाइड करने लगे, तो हमने बार लगवा दिया था। मतलब यहाँ पे सुसाइड पॉइंट भी लोगों ने बनाना शुरू कर दिया है, अगर सुसाइड करना है तो आप यहाँ पे कुछ हुए थे केसेस। तो मतलब केसेस कब की बात हो सकती है? कुछ तो पुरानी जैसे से हाँ, लेकिन एक जो 5 साल पुराना भी एक केस है जो लेटेस्ट था, मतलब जो सबसे कम मतलब पिछले कुछ सालों में। तो 5 साल पहले एक कपल ने ट्राई किया था। तो हाँ, तो उसके बाद से फिर सर ने इनिशिएट लिया और उसको फिर कवर करने की सोची, तो इसलिए ताकि लोग चढ़े ना और इसमें ये हरकतें ऐसी मतलब ना हो ताकि नुकसान पहुँचे। अच्छा, अभी ये बात करें इस झील के अलावा भी, तो अंग्रेज़ों के मतलब यहाँ पे बनाए हुए क्या क्या चीज़ें हैं? एक तो फ्लैग स्टॉप टावर है, जो उनका टेली कम्युनिकेशन सेंटर था, वहाँ से अपना संदेश भेजते थे। और एक म्यूटिनी मेमोरियल है, और एक अशोका पिलर है, गार्ड हाउसेस है। अब दिल्ली विश्वविद्यालय बनने से पहले इसके एरिया लगभग जितने विश्वविद्यालय हैं सारे अरावली में ही आते थे। ग्रीन स्पेस है, आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा हो गए, तो सुबह शाम आके देखेंगे तो मुश्किल से 4 से 5 हज़ार लोग यहाँ पे जॉगिंग के लिए या हेल्थ कॉन्शियस हैं तो अपने ब्रीथिंग के लिए आते हैं। अच्छा, इसको मैनेजमेंट करने के लिए सरकार द्वारा कोई फंड या कोई ऐसी व्यवस्था बनाई गई है? ये डीडीए का ज़मीन है और डीडीए ही सारा फंड देता है इसको करने के लिए, लेकिन साइंटिफिक तरीके से मैनेज करने के लिए हमने इसको बायोडाइवर्सिटी पार्क के तहत ले लिया है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी देखती है। अच्छा, तो हमारा मेन काम यहाँ पे है कि बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाना और ज़मीन में वाटर रिचार्ज करना। अच्छा, जो डीडीए ली है तो डीडीए का कोई पैकेज है? अगर फंड की बात करें, फंड पैकेज कोई सीमित है या कोई फिक्स है इस तरीके से? नहीं, सीमित नहीं, जितनी हमें ज़रूरत होती है हम साल का खर्चा भेज देते हैं उनको, तो उस हिसाब से वो हमें यूनिवर्सिटी के माध्यम से मिल जाता है। नहीं, डीडीए की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, यूनिवर्सिटी की तरफ से तो आप रिसर्च के तौर पे आपको मिल जाते होंगे, लेकिन अगर डीडीए अगर इसको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में लगाना चाहें तो उसका फिक्स पैकेज कोई से अगर साल में इतने बजट इसके लिए अलग से पास की जाती हो? नहीं, डीडीए ने सिटी बसाई है, वो सिटी बसाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इकोलॉजिकल गुड्स एंड सर्विसेज देना भी उसकी जिम्मेदारी है। तो डीडीए बहुत सारे पार्क देखता है। तो हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है पिछले 20 सालों से, वो ये कि दिल्ली में ऐसे ग्रीन स्पेसेस हों जो लोगों को
इकोलॉजिकल गुड्स या पारिस्थितिकी संपदा जो होती है, जो हमें जीने के लिए आवश्यक है, वो प्रोवाइड करे। तो उसके लिए हमारे पास 7 बायोडाइवर्सिटी पार्क हैं दिल्ली में, जो दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में डेवलप हो रहे हैं। अच्छा, इसको बचाने के लिए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए आपकी तुलना में, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, रिसर्च कर रहे हैं इस पे, तो आपको क्या लगता है ऐसे अगर गवर्नमेंट को कौन सा ऐसे काम करना चाहिए जिससे ये बचाया जा सके? देखिए, गवर्नमेंट तो एक माध्यम होता है, हाँ जी सर। लेकिन जनता को जीना है तो जनता को खुद आगे आना पड़ेगा। प्लांट्स दिल्ली सरकार जो है वो फ्री दे रही है, जिसको जहाँ भी जगह मिलती है प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और उसको तब तक पोसें जब तक कि वो बड़ा ना हो जाए, क्योंकि प्लांट लगा देना एक खाना पूर्ति होती है और उसको बड़ा करना एक जिम्मेदारी है। तो जब तक लोग अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे तब तक इनको बचाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, ये बंदर और कबूतरों को जो दाना डाला जाता है, खाने के लिए डाला जाता है, इससे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी हमारे व्यूवर्स को बताएं। देखिए, खाना जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिप्रोडक्शन होता है। अगर आपको खाने की सिक्योरिटी रहेगी तो उनको एक ही काम रहेगा कि वो बच्चे पैदा करें, चाहे वो ड्रॉट हो या एक्सेस। तो इसके नुकसान कहाँ है? नेचर पे इसके नुकसान कहाँ है? नेचर के नुकसान तो है ही, बंदर हमारे लगाए हुए नए पौधों को चलने नहीं देते, और बंदरों का मुख्य भोजन जो है वो पेड़ के पत्ते ही हैं, लेकिन वो खाते कम, तोड़ते ज़्यादा हैं। और बंदर और कुत्तों के काटने से रेबीज होती है। सरकारी अस्पतालों में रेबीज के इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है, वो प्राइवेट में जाना पड़ता है, जो बहुत महंगा पड़ता है। तो एक तरह से ये पनिशमेंट है सरकार। बताया गया है बंदरों की संख्या बढ़ने से कहीं ना कहीं वनों पे भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि डालियाँ तोड़ते हैं, पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। तो क्या मतलब सप्लाई चेन में बंदरों के खाना डालने से सप्लाई चेन बिगड़ जाती है? बंदरों को खाना देंगे तो वो नेचुरली अपना रिप्रोडक्शन बढ़ाएंगे, पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। तो वो वन और खेत, अगर खेतों के आसपास हैं तो खेती भी ख़राब कर देते हैं। और हिमाचल प्रदेश में तो बंदरों को मारने के आदेश हो गए हैं, क्योंकि वो कोई भी क्रॉप होने ही नहीं देते, सारी ऊपर से ही खा के ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, एक ये भी रीज़न है ऐसे बंदरों की संख्या बढ़ने से यहाँ पे कोई भी वट या और भी जीव जंतु नहीं पाए जाते? नहीं, ऐसा नहीं है, हर जानवर का अपना एक दायरा होता है। नहीं, तो यहाँ पे देखा जा रहा है बंदरों के अलावा कोई भी चिड़िया या कोई भी चिड़िया हैं, लेकिन वो है कि देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उनकी, हाँ, लेकिन ये कि कभी कभी ये इनके घोंसले तोड़ देते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, उनकी थोड़ी पॉपुलेशन इनके चक्कर में कम रहती है, क्योंकि इनका मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग फैक्टर होते हैं नेचर में। तो ये है, जैसे पौधे को इनके द्वारा हिलाया जाना। हाँ, पौधे भी जैसे कभी कभी काफ़ी बार जब पौधे छोटे होते हैं, तो जैसे छोटे जो बंदर होते हैं ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, मतलब नटखट से होते हैं, तो जब उनका नेचर है ऐसा, तो वो उनकी छेड़खानी, तो जब वो छोटे पौधे होते हैं उनको अगर आपने लगाया किसी एरिया में, तो उनकी उत्सुकता के चक्कर में वो काफ़ी बार वो तोड़ देते हैं। तो इसलिए उनकी फेंसिंग हमें थोड़ी अच्छी मजबूत करनी पड़ती है। तो एक ये कारण है। अच्छा, इस वन में कौन कौन से पौधे और पेड़ पाए जाते हैं? हमारे यहाँ अरावली में करीब 600 तरह की पौधों की प्रजातियाँ हैं। तो उसमें से काफ़ी कुछ तो हम ला करके इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे धौक, पलास और कुल्लू। अच्छा, इसमें कोई ऐसा ही पौधा है जो कहीं और नहीं पाया जाता हो, यहीं पे पाया जाता हूँ? हाँ, एक मैंने अभी बताया था कि अकेशिया मोडेस्टा है। तो वो जो है बहुत रेयर हो गया है, क्योंकि उसकी लोग पहले दातुन तोड़ के कर लेते थे। तो मतलब वो अभी यहीं पे पाए जाते हैं, इसके अलावा वो कहीं नहीं पाए जाते? मैंने इसके अलावा नहीं देखा, केवल अरावली में, अरावली हिल रेंजेस में ज़्यादातर। अच्छा, एक तो फुलई है और पलास है, इसके अलावा कुल्लू है जो हम लोगों ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, पहले यहाँ नहीं था। और एक दूसरी जगहों से लाके यहाँ पे लगाया है। अच्छा, ऐसे कितने पौधे हैं जो आपने मतलब किसी और जगह से यहाँ पे ट्रांसप्लांट किए? अरावली के अंदर ही वो सारे पौधे मिलते थे, लेकिन वो यहाँ पे विलुप्त हो गए थे, यहाँ पे ख़त्म हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे जो कीकर बड़ी है, ठीक है, तो उसने काफ़ी पेड़ को या प्रजातियों को प्रभावित किया, और वहाँ से वो अब उनकी रीजनरेशन नहीं हुई, और फिर ओवर दी टाइम मतलब समय के साथ साथ वो ख़त्म भी हो गया यहाँ से। तो सर के इनिशिएटिव से हमने काफ़ी ज़्यादा अलग अलग प्रजाति जो अरावलीज़ में फ्रॉम गुजरात, जैसे कहते हैं कि अरावली गुजरात से लेके दिल्ली और हरियाणा तक में आके फिर ख़त्म होती है,
तो उस बीच में जितने भी अलग अलग जगह पे जो जो प्रजाति के पौधे मिलते हैं हमने उनको यहाँ पे लाके स्थापित किया है। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे पौधे मैं देख रहा हूँ, जो हम लोग गांव में रहते थे तो कभी जुकाम हो गया है, बुखार हो गया, तो यहाँ पे पौधे बहुत सारे पीछे मैंने देखा, उससे इलाज होता है। तो इसमें अगर मेडिसिन के रूप में देखा जाए तो कौन कौन से औषधि के रूप में प्रयोग होने वाली कितने पौधे हैं? मुझे लगता है कि 30-40 तरह के पौधे हैं यहाँ पे जो डे टू डे मेडिसिन में हमारे घरेलू उपचार में काम आते हैं। एक इसका नाम बता सकते हैं? यही अड़ूसा है। अच्छा, अरुसा। हाँ, जो कफ एंड उपयोग किस में होता है? कफ कोल्ड में लोग यूज करते हैं। कफ सिरप बनता है इसका। और ये चिरचिटा है, दांत के दर्द में लोग यूज करते हैं। और भी अगर नाम बताना चाहें आप सभी का तो? और गूलर है, क्या बोलते हैं उसको, अकरकरा है, और अश्वगंधा, सर्पगंधा, और वज्रदंती की 3 वैरायटी है हमारे पास। और इस तरह दमा बेल है जो दमा को ठीक करती है। गिलोय है। अच्छा, गिलोय कोविड के दौरान काफ़ी लोगों के लिए मतलब गिलोय के ढूंढना बहुत मुश्किल हो गए थे, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाने में गिलोय का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो यहाँ पे अगर गिलोय होता है तो यहाँ से क्या मेडिसिन के रूप में भी प्रयोग करने के लिए जाते हैं कोई इंस्टीट्यूट में, कोई संस्था में? नहीं, हम लोगों ने गिलोय खाली उन लोगों को दिए थे जिनको की डिमांड थी। बाकी लोग आते हैं कि साहब हार्वेस्ट करके ले जाएंगे और दवा बना करके जनता को बांटेंगे। तो वो तो एक तरह से जो है जंगल का एक्सप्लॉयटेशन है, जंगल ख़त्म करने की बात है। अच्छा, मतलब कंपनियों को नहीं दिया गया, अगर पर्सन को ज़रूरत पड़े तो वो ले सकते हैं। हाँ, उनको हम ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी सी मतलब उसके लिए, लेकिन वो बीच में आए थे। वैसे हम किसी को अलाउड नहीं करते कि यहाँ पे आके वो कुछ भी अपने मर्ज़ी से सामान लेके जाए। तो हाँ, तो बस बीच में काफ़ी लोग आए थे जो जिनको पता नहीं था, क्योंकि हर किसी को उस टाइम पे बस सबने पता चला कि गिलोय काम करती है, तो लोग आए और उन्होंने मतलब पूरी बात पता नहीं होती और सीधा तोड़ के ले जाना शुरू किया। तो हमने फिर उसके ऊपर पाबंदी सी रखी, कंट्रोल में रहे कि हर चीज़ें हों, और हम मना ही करते हैं कि आप ना, आपको जितनी ज़रूरत है उतना ले जाइए, आप हार्वेस्ट करके क्यों ले जाइएगा। हाँ, और दूसरा कि अब तो काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ मार्केट में है या सिरप हैं, तो आप वहाँ से गिलोय की अब सामान खरीद सकते हैं। तो हमारा मेन था कि आप यहाँ से ना लेके जाएं, वहाँ से ले, क्योंकि ये एक नेचर है, तो यहाँ पे इसके कुछ राइट्स हैं इसको प्रोटेक्ट करने के। तो हम वो नहीं चाहते कि वो चीज़ें ख़राब हो और कोई भी आके अपनी मर्ज़ी से आके ये सब चीज़ें करे, क्योंकि आधी बार क्या होता है, लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, उनको हाफ़ इन्फॉर्मेशन होती है चीज़ों के प्रति। तो एक तो पूरी इन्फॉर्मेशन हो तो सही है, और वो अपनी मर्ज़ी मतलब हर जगह आप किसी भी, जैसे कहते हैं किसी घर में घुस आप अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते। हर फॉरेस्ट के कुछ राइट्स होते हैं, चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, नेशनल पार्क है, रिजर्व फॉरेस्ट हो। तो इसकी एक कैटेगरी रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आता है, तो इसके खुद एक अपने कुछ राइट्स है जिसको हम नहीं चाहते कि कोई भी आके छेड़खानी करे। ये केवड़े का पौधा है, आपको दिल्ली में कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, पूरे दिल्ली में कहीं नहीं मिलेगा? नहीं, मैंने नहीं देखा अभी तक। किसी ने लगाया हो अपने घर में तो बात अलग है, बाकी जंगल में इस तरह नहीं मिलेगा। पत्तों का लीजिए, उससे आइडेंटिफिकेशन होता है। जल तंत्र का एक विकसित रूप है जिसमें पौधे के साथ साथ मतलब पानी के साथ साथ पौधे भी हैं और मछलियां भी हैं। आप देखेंगे जो हिल रहा है वो सब मछलियों की। इसको कोई झील के नाम के तौर पे मतलब कोई नाम इसको सर्पाकार झील बोलते हैं, सर्पेंटाइन लेक। तो ये डिप्रेशन था, डिप्रेशन को हमने पानी से भर दिया तो झील हो गई। तो पहले इसमें पानी नहीं थे, आपने इस पे पानी भर के इसको झील बना दी। हाँ, बरसात का पानी रोक कर जो पानी जो बहता है बारिश का, तो उसको हमने चैनलाइज करना स्टार्ट किया कि जो बेकार ना जाए, व्यर्थ ना जाए। और क्योंकि ये पूरा माउंटेन एक छोटा सा मतलब हिल टाइप है, तो जहाँ पे भी हो सकता है हमने स्लोप्स और अलग अलग वुड लॉग लगा के जो पानी बहता है, रन ऑफ होता है, उसको चैनलाइज करके इसके अंदर डाला। तब इसमें होता है कि पूरे साल भर पहले को जो कुछ समय के लिए सिर्फ बरसात और उसके आसपास के 2-3 महीने पानी रहता था और बाकी टाइम में सूख जाता था।
क्योंकि पानी की तो कम इकट्ठा होता था। तो अब ये है कि इसमें के अंदर पानी पूरे साल भर आपको मिलेगा, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है इसके अंदर, तो धीरे धीरे एक तो एक्वीफर रिचार्ज कर रहा है और साथ में कि पूरे साल आपको इसमें पानी मिलेगा। जैसा बारिश के टाइम पे जो ये पुल था तो ये करीबन यहाँ से 1.5 मीटर ऊपर पानी था इसका जो लेवल था, लेकिन ये धीरे 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 अभी कम हो जाएगा। लेकिन इतना कम नहीं होगा कि ये नेक्स्ट जो बारिश होगी तब तक ख़त्म ही हो जाए, तब भी इसके अंदर पानी रहेगा और फुली फंक्शनल होगा। आपको वेट मतलब इसके अंदर मछलियाँ काफ़ी प्रजाति है, ड्रैगन फ्लाई की काफ़ी प्रजाति है हमने यहाँ पे देखी, करीबन 25 के आसपास। तो इस तितलियाँ हैं और यहाँ पे फिर जलीय पक्षी भी काफ़ी आते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे लिटिल कॉर्मोरेंट मिल जाएगा, काफ़ी स्मॉल जो यहाँ की लोकल जो डक्स हैं भारत की, तो उधर वाइट ब्रेस्टेड वाटर हैन और कॉमन मोर हैन है। तो ये सब आपको यहाँ पे मतलब आराम से दिख सकती हैं दिल्ली के अंदर, जिसके लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ता। और तितलियों की यहाँ पे पहले करीबन 34 प्रजाति थी, लेकिन सर के और हमारे प्रयास से अब यहाँ पे, क्योंकि हमने उन काफ़ी ज़्यादा पौधों को और लगाया है जिन पे तितलियों की निर्भरता ज़्यादा होती है, तो उससे अभी यहाँ पे करीबन 70 के आसपास प्रजाति हमें इस साल रिकॉर्ड हुई हैं। तो हर साल हमारा वो जो एक होता है कि हम हर साल जो तितलियाँ देखते हैं तो उसमें वो भी बढ़ रही हैं। ड्रैगन फ्लाइज की प्रजातियाँ काफ़ी बड़ी हैं, तो उससे है कि एटलीस्ट ये वाला जो पर्यावरण है थोड़ा अच्छा चल रहा है, काम अच्छा कर रहा है दिल्ली के अंदर, जहाँ पे पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, लोगों की डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा है, तो उसमें हम थोड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, कारगर सिद्ध हो रहे हैं जो हमारे फैसले लिए जा रहे हैं। तो ये सब। अच्छा, इसमें 2 तरह की फूलें देखी जा रही है इधर, 2 तरह के खिल रहे हैं, एक तो गुलाबी है और एक ये पर्पल कलर का है। इसका नाम क्या है सर? इसको कुमुदनी बोलते हैं। सूरज के साथ ही खिलता है और सूरज के अस्त होते ही बंद हो जाता है। तो अगर सूरज उदय होते हैं तो ये खिलते हैं और सूर्य अस्त के समय वो सनलाइट है वो खिला हुआ है और जहाँ सन खत्म हो गया वहाँ बंद हो रहा है। अच्छा, तो सामने आप देख सकते हैं जो अलग ही कलर है, और ये जहाँ पे प्रकाश पड़ रहे हैं वहाँ पे पूरा खिला हुआ है, जहाँ पे नहीं पड़े हैं वो नहीं खिला हुआ है। और इसके साथ साथ हमने ब्राह्मी लगाई है। ये पूरा ग्रीन कारपेट जो दिख रहा है आपको, ये सारा ब्राह्मी है। इसकी टैबलेट मार्केट में मिलती है जो मेमोरी को इनहेंस करती है। अच्छा, मतलब याददाश्त मजबूत करने वाली। मजबूत करती है। इस पक्षी मतलब इसकी निर्भरता सिर्फ छोटी मछलियों पे ही है, तो इससे पता चलता है कि दिखाएं थोड़ा आगे से। तो इससे पता चलता है कि इस पानी में छोटी से लेके बड़ी मछलियाँ भी हैं, क्योंकि बड़ी तो हम साफ देख सकते हैं, लेकिन जिस पे ये फीड करेगा, जिसको ये खाएगा, वो मछलियाँ छोटी होती तो दिख नहीं पाती। तो इससे पता चलता है कि इसमें छोटी मछलियाँ भी हैं। अच्छा सर, आगे चलिए।